बात करें अगर भारत के पड़ोसी देश नेपाल की, तो इस समय नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने जिस तरह 8 सितंबर को वहाँ की युवाओं पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, उन गोलियों में बहुत सारे लोगों की जानें तक गई, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग घायल भी हुए। इवन ये भी न्यूज़ है कि उसमें 12 से 13 साल का एक बच्चा भी घायल हुआ। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ की जो सरकार यानी नेपाल की जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट थी केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि वहां पे बैन कर दिया, यानी सोशल मीडिया जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको बैन कर दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि उनका मानना था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू वहाँ की जो यूथ है, यानी जिसे हम जेन जी बोलते हैं, जेन जी वहाँ की यूथ है। जेन जी का मतलब है कि ऐसे पीपल्स, एक ऐसी क्राइटेरिया है जनरेशन की जिसमें ऐसे लोग लाइक करते हैं, ऐसे बंदे लाइक करते हैं जिनकी एज 13 to 28 है, यानी 13 से 28 की एज वाले लोग इसमें लाइक करते हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने की वजह से हुआ क्या कि वहाँ की यूथ जो है उनका गुस्सा और भी भड़क गया, क्योंकि उनका मानना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा जरिया था उनके पास जिसके थ्रू वो अपने आवाज़ को उठा सकते थे, यानी वो अवेयर हो सकते थे उनके राइट्स क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने से वहाँ क्या हुआ कि इस प्रोटेस्ट में आग में घी डालने की तरह काम किया। इस प्रोटेस्ट में वहाँ के जितने भी गवर्नमेंटल ऑफिसर्स थे, लाइक वहाँ के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के घर तक भी गए लोग, प्रोटेस्टर गए और वहाँ पे आग लगा दी, और उनके साथ यहाँ तक कि हाथापाई भी, वहाँ पर सेना को आना पड़ा उन्हें बचाने के लिए। बात करें अगर वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की, तो वहाँ के फॉरेन और फाइनेंस मिनिस्टर का भी बहुत बुरा हाल रहा, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्टर का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने मिनिस्टर्स तक को नहीं छोड़ा, उन्हें बचाने के लिए तो सेना को भी आगे आना पड़ा, बड़े बड़े आंदोलन भी करने पड़े उनको। अब ये चीज़ यहीं तक सीमित नहीं रही, होता क्या है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनको तो सड़कों पर भी पीटा जाता है, यानी इन्हें दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर भी मारा जाता है। अब ये रिवॉल्ट जो हो रहा है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, हालांकि इस समय अब ये चीज़ बहुत स्लो हो रहा है, मतलब रिवॉल्ट खत्म हो रहा है, बट ये पूरी तरीके से भी खत्म नहीं हुआ। नेपाल में जो भी प्रोटेस्टर है वो टूरिस्ट पे भी हमला कर रहे हैं, यानी उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो टूरिस्ट है या उस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं किसी अदर कंट्री से, बस उन्हें अपना गुस्सा निकालना है। और ये चीज़ एक हद तक जहाँ देखा जाए तो एक गवर्नमेंट की भी गलती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नेपाल में जो यूथ है वहाँ पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, यानी जो भी यूथ है उनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें काम करने के लिए अदर कंट्रीज में जाना पड़ता है। देखा जाए अगर वहाँ की जो सरकार है उनके जो बच्चे हैं, यानी मिनिस्टर्स के जो बच्चे हैं या वहाँ पे जितने भी रिचेस्ट पीपल हैं उनके जो बच्चे हैं वो लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते हैं, वो कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, वो चीज़ पहनकर, वो चीज़ दिखाकर वो पोस्ट करते हैं, यानी अपनी पिक्चर्स को पोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या है कि जो भी जनरेशन उनको देख रही है उनके अंदर एक अलग तरह का आक्रोश है, क्योंकि जो भी वहाँ पे पुअर है जिनके पास कुछ नहीं है वो इन चीज़ों को देख के यही सोच रहा है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट नहीं कर रही। इवन वो लोग अपने बच्चों को परिवारवाद, यानी जो भी मिनिस्टर्स है वो परिवारवाद के सिद्धांत को फॉलो कर उनको मिनिस्ट्री प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट में अगर कोई बंदा चला गया है तो उसकी फैमिली मेंबर भी उसी में जाएंगे। इसे परिवारवाद भी समझा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई एक आदमी गवर्नमेंट में जा चुका है तब वो होगा क्या कि अगर परिवारवाद जैसी चीज़ें वहाँ फॉलो होती है तो उसका आने वाली पीढ़ी, उसकी जो जनरेशन वो भी वहीं जाएगी। तो इससे होता क्या है कि 1999 से, यानी 1999 से नेपाल की गवर्नमेंट में से ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हुई जिसमें फुल मेजॉरिटी हो। बात करेगा नेपाल के फुल मेजॉरिटी की, तो नेपाल में फुल मेजॉरिटी है, नेपाल में फुल मेजॉरिटी होती है 138 सीटें जीतने पर। बात करें अगर वहाँ पे कितने सदस्य हैं, यानी कितने पार्लियामेंट में, नेपाल के पार्लियामेंट में 275 पीपल्स, यानी अगर वहाँ पे किसी को बहुमत की सरकार बनानी है तो उन्हें 138 सीटों की जरूरत है। लेकिन 1999 के बाद जो भी जितने भी इलेक्शंस हुए उसमें कभी कोई बहुमत यानी मेजॉरिटी की सरकार बनी ही नहीं। बनी भी सरकार तो वो भी कोलिशन गवर्नमेंट की, कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार, एक ऐसी सरकार जिसमें दो विचारधाराएं एक साथ आके मिलके सरकार बनाती हैं। ये यूं कहें तो हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे
भारत में जो भी अपोजिशन पार्टी और एग्जिस्टिंग पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करना, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करना, जैसे देखा जाए तो बीजेपी को ले लीजिए और कांग्रेस को लीजिए, इन दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। तो जब ये गठबंधन की सरकार बनाएंगी तो इनमें होगा क्या कि आधा ईयर, अगर 5 साल का कार्यकाल है तो उसमें आधा ये संभालेगी, आधा ये वाली गवर्नमेंट संभालेगी। अब ये दो गवर्नमेंट जो है ये अपने कार्यकाल को आधा आधा डिवाइड कर देंगी। और यही चीज नेपाल में चल रहा है। नेपाल में जो 3 प्रमुख चेहरे हैं, यानी जो 3 मेन चेहरे जो प्रधानमंत्री बार बार घुमा के बन रहे हैं, वो 3 चेहरे हैं पुष्प कमल दहल, केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर। ये 3 चेहरे ऐसे हैं जो 1999 के बाद अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, यानी एक के बाद एक या घुमा फिरा के इन्हीं की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। और इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही, ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, वहां के यूथ को ये मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो गवर्नमेंट में है, क्योंकि परिवारवाद के चलते उनके फैमिली मेंबर्स ही गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री जो भी है उसको ऑक्युपाई कर रहे हैं। बात करेंगे नेपाल के काठमांडू की, यानी जिसे नेपाल का कैपिटल भी कहा जाता है, एक्चुअल में कैपिटल है भी। तो काठमांडू में वो कह रहे हैं कि जितने भी प्रमुख इमारतें हैं, जैसे कि पीएमओ हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो गया, पार्लियामेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट, इन इमारतों को भी नहीं छोड़ा, इनको भी बर्न आउट कर दिया गया। साथ ही केपी शर्मा ओली और वहां के प्रेसिडेंट के घर को भी जला दिया गया। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ यहाँ तक नहीं ठहरे। इन प्रोटेस्टर्स का कहना है, जिन्हें हम जेन जी कहते हैं, यानी जो भी यूथ वहां की प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि इसमें जो मेन यूथ है वो स्कूल के बच्चे हैं, या तो ऐसे लोग हैं जिनकी एज देखा जाए तो 15 to 25 के बीच की जो भी एज है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इनका प्रोटेस्ट करने का सबसे मेन रीजन ये है कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो सरकार है वो करप्ट हो चुकी है, यानी करप्शन रेशियो ज्यादा है, वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, क्योंकि वहाँ पे लोग परिवारवादी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। यानी अगर कोई सरकार बना रहा है, उसमें जो भी मिनिस्टर्स है वो अपने फैमिली मेंबर को ही मिनिस्टर्स या अगला कोई पद देंगे। इससे होता क्या है कि वहाँ की जो यूथ है उनको गवर्नमेंट में जाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि कोई सीट खाली ही नहीं रहती। जितने लोग गवर्नमेंट में है वो सभी एक फैमिली से बिलोंग करे, परिवारवादी की संस्कृति चल रही है। तो परिवारवाद से होता क्या कि वहाँ की यूथ भी गुस्सा हो रही थी। अब ये चीज और भी बढ़ गया जब वहाँ की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया और 8 सितंबर को लोगों पर अंधाधुंध गोलियां भी चलाई गईं। और इस प्रोटेस्ट का जो सबसे बड़ा नारा था वो था नेपो किड्स। नेपो किड्स का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जो किसी पॉलिटिशियन या किसी मिनिस्टर्स या किसी रिचेस्ट पर्सन से बिलोंग करते हैं, उनके बच्चों को नेपो किड्स कहा गया। बात करेंगे नेपो किड्स के ट्रेंड की, तो नेपो किड्स ट्रेंड ये पहली बार नहीं है। रिसेंट में मंगोलिया में भी यही मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उनके बेटे ने लग्जरियस कपड़े पहन के लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते समय को पिक्चर पोस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पर पिक्चर पोस्ट कर दिया। इसकी वजह से ये सुर्खियों में आ गए और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वहाँ की यूथ जो है इसके अगेंस्ट हो गई। देखा जाए तो भारत की जितने मेजोरिटी ऑफ पड़ोसी देशों में यही चल रहा है, लोग प्रोटेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। देखा जाए तो अभी हाल ही में श्रीलंका, बांग्लादेश और फिर नेपाल में भी यही चीज चल रहा है। और इन सभी में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का केस और नेपाल का केस सिमिलर है, क्योंकि इसमें जो यूथ है वो सरकार से खुश नहीं है, यानी वहाँ अपने गवर्नमेंट से खुश नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उनके लिए एम्प्लॉयमेंट रेट क्रिएट ही नहीं कर रही है। उन्हें रोजगार के लिए अलग देशों में जाना पड़ रहा है। देखा जाए तो नेपाल की यूथ जो है उनको रसिया यूक्रेन वॉर में भी जाना पड़ा, क्योंकि उनकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। और ये जो भी मिनिस्टर्स के बेटे हैं वो अपनी लग्जरियस लाइफ को पिक्चर पोस्ट करके लोगों को दिखा रहे हैं। देखो तो रसिया यूक्रेन वॉर में वहाँ के जो बच्चे हैं वो मारे जाके कफन में आ रहे हैं, और वहाँ की जो रिचेस्ट पर्सन के बच्चे हैं वो अच्छे कपड़े पहनकर दिखा रहे हैं। कैसा कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन द रिचेस्ट एंड द पुअर पीपल। और इस प्रोटेस्ट का अगर मेन रीजन देखा जाए तो वहाँ की सोशल मीडिया बैन होने की वजह से प्रोटेस्ट नहीं हुआ, बल्कि वहाँ की करप्शन फुल गवर्नमेंट की वजह से प्रोटेस्ट हुआ। देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल फोन्स के थ्रू ये प्रोटेस्ट जरूर हुआ, पर ये मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैनिंग इसका रीजन नहीं है। इसका रीजन है वहाँ की करप्ट गवर्नमेंट, वहाँ की करप्शन फुल गवर्नमेंट की वजह से ये रिवॉल्ट हो रहा है।
कहने को तो नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है, वहाँ पे वोट भी हो रहा है, वहाँ पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो क्या हम ऐसी पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को फॉलो करनी चाहिए। यानी कि नेपाल में डेमोक्रेसी भले है बट डेमोक्रेटिक सिस्टम एक तरह से स्टेब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ आज भी ऐसी सरकारें चल रही हैं जो परिवारवादी नीति को फॉलो करती हैं। और इस प्रोटेस्ट में जो सबसे बड़ा कोई अगर इसे स्प्रेड कर रहा है, यानी जो इसे फैला रहा है, वो है वहाँ की हामी नेपाल एनजीओ। ये एक एनजीओ है जो वहाँ की यूथ को भरोसा दिला रही है कि हम कर सकते हैं, यानी कि अपनी इस गवर्नमेंट को हटा के हम ऐसी गवर्नमेंट लाइन के जो यूथ पर काम करे, यानी जो यूथ चाहती है उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ के एम्प्लॉयमेंट रेशियो को इंक्रीज करा जाए, यानी लोगों के पास रोजगार हो ताकि वो अपने लाइफ को स्टेबल कर। बात करें अगर भारत के कंटेक्स्ट में, तो भारत को आज अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत के लगभग मेजॉरिटी ऑफ पड़ोसी देशों में यही चल रहा है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अब इवन नेपाल भी है। तो हमें अपने भारत की अगर देखा जाए तो भारत अभी एक विकासशील देश है, यानी अंडर डेवलप कंट्री है। इसे डेवलप कंट्री बनाना है तो इसके लिए हमें अपने यूथ पर फोकस करना होगा, क्योंकि किसी भी कंट्री की यूथ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई यूथ अगर चाहे तो वहाँ की सरकार को बना भी सकता है, गिरा भी सकता है। तो ये जरूरी है किसी भी डेवलप कंट्री के, किसी भी डेवलप्ड कंट्री, किसी भी अंडर डेवलप कंट्री के अपने यूथ पे ध्यान दे, उनकी यूथ की रिक्वायरमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्रिएट करे ताकि लोगों के पास रोजगार हो, लोग स्टेबल रह सके लाइफ में। किसी भी प्रोटेस्ट के पीछे रीजन यही होता है कि एक तरफ गरीबी इतनी ज्यादा कि किसी के पास खाने को नहीं, और एक तरफ अमीरी इतनी ज्यादा कि लोग दिखा रहे हैं कि उनकी वो लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उनके पास अच्छे कपड़े हैं। तो ये चीजें मेन फैक्टर हो जाती हैं किसी भी देश में रिवॉल्ट की, जब गवर्नमेंट यूथ के अकॉर्डिंग काम ना करे, क्योंकि जिस सरकार को यूथ चुनती है इसलिए चुनती है ताकि उनके लिए वो रोजगार क्रिएट कर सके, हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड कर सके, एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सके। लेकिन आजकल तो भारत में एसएससी जैसे एग्जाम्स में भी घोटाले हो रहे हैं, नीट एग्जाम में घोटाले हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को रोकना जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश की यूथ अगर खुश नहीं है ना तो वहाँ पे रिवॉल्ट प्रोटेस्ट होना तो एक नॉर्मल सी बात है। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश में भी जो रिवॉल्ट हुआ उसके पीछे भी वहाँ की यूथ थी, और यहाँ नेपाल में जो रिवॉल्ट हुआ इसके पीछे भी एक यूथ ही है।